बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया जनाब तो कर लीजिए। हम आ गए आपके दिन का अच्छा सा आगाज़ करने के लिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें हैं हमारे पास आज के एक्सप्रेसो में। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी है। टैलेंट से मुलाकात करवाएंगे, गाने भी सुनवाएंगे जनाब आपको आज के एक्सप्रेसो में। और जनाब आज है जुम्मतुल मुबारक, और आपको पता है कि जुम्मे को एक रिमाइंडर मैं आपको दिया करती हूँ। जुम्मे को सैयदुल अय्याम भी कहा जाता है। आज के दिन दरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़िएगा। जुम्मे की नमाज का खास एहतमाम ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ ढेरों दुआएं कीजिएगा जनाब। आज के दिन कबूलियत की एक घड़ी होती है, और जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हमें भी अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। आगाज़ में अच्छी सी ही बात जो है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कल से चल ही रहा है जनाब, रिलीफ मिल गया है। ईद के बाद हमें हमारी हुकूमत ने ईदी दे दी है, और महंगाई में इस टाइम जो आवाम थी ना बुरी तरह से मारी मारी फिर रही थी, लेकिन उस दौरान में, इस ड्यूरेशन में हमें एक रिलीफ दिया गया है, और वो है जी बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से बड़ा रिलीफ मिला है। और 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट बिजली की जो कीमतें हैं वो कम कर दी गई हैं। इस पर हम करते हैं जनाब अपनी बड़ी खबर में बात, और इसके साथ साथ मईशत पर नजर डालते हैं। जनाब जैसा कि आपको बताया है, वज़ीर आज़म ने महंगाई के मारे अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया और बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक तकरीब हुई जिसमें अवाम को ईद उल फितर के बाद हुकूमत की जानिब से ईदी दी गई, और तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया है कि सनतों के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 7 रुपये 59 पैसे कम की गई है, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे बिजली सस्ती कर दी गई है। इस रिलीफ के बाद जो घरेलू सार्फिन हैं उनको 34 रुपये 37 पैसे फी यूनिट बिजली अब मिलेगी। और वज़ीर आज़म ने यह भी खुशखबरी दी कि 2393 अरब रुपए के जो गर्दिशी कर्जे हैं उसके खात्मे का भी इंतजाम कर लिया है। अगले 5 साल गर्दिशी कर्जा गर्दिश नहीं करेगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 24 में जो घरेलू सार्फिन थे, बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी जून 2024 में, वो इस वक्त 45 रुपये 5 पैसे पे है फी यूनिट। मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं। सनतों के लिए बिजली की कीमत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से और आप सबकी दुआओं, मेहनत और स्टार टीम की मेहनत की बदौलत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। बिजली का सर्कुलर डेट इस वक्त 2393 अरब रुपए पे है। गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। तो जनाब गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। और रिलीफ पैकेज के बाद आपको बताएं अगर बिजली के जो नए निर्ख हैं वो क्या होंगे, तो इसकी भी डिटेल सामने आ गई हैं। बिजली का जो औसत कौमी टैरिफ है 37 रुपये 64 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया गया है, और नए टैरिफ के अकॉर्डिंग घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की जो औसत कीमत है वो 31 रुपये 63 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दी गई है। कमर्शियल सार्फिन की बात करें तो उनके लिए बिजली के निर्ख 62 रुपये 47 पैसे फी यूनिट मुकर्रर हुए हैं। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली की कीमत 49 रुपये 48 पैसे फी यूनिट हो गई है। और ज़रई सार्फिन की अगर हम बात करें तो उनके लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपये 58 पैसे फी यूनिट मुकर्रर हुआ है, और 200 यूनिट तक घरेलू जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उनके लिए 11 रुपये 51 पैसे फी यूनिट होगा। उधर आइंदा माली साल के बजट की तैयारी के लिए भी तैयारियां हो रही हैं। IMF वफ्द जो है वो आज पाकिस्तान आएगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा, और IMF वफ्द टैक्स, रेवेन्यू और अखराजात से मुतालिक गौर भी करेगा। IMF वफ्द तरक्याती अखराजात के बजट पर भी मुज़ाकरात करेगा। उधर अमरीका ने 100 से ज़ायद ममालिक पर इजाफी टैक्स लगाया है, जिससे दुनिया भर से रद्द अमल भी आ रहा है, और इसे तजारती जंग का नाम दिया जा रहा है। टैरिफ में इजाफे के नफाज से जो दुनिया की मईशत है वो कितनी मुतासिर होगी, इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन डॉक्टर खाकान नजीब, साबिक मुशर्रिफ वज़ारत ख़ज़ाना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हिना, आई एम फाइन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ईद के बाद ईदी, पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिजली की कीमतों में कमी की है, और जो हुकूमत बिजली सस्ती कर रही है, जबकि बिजली आज भी महंगी ही बन रही है, क्या आपको लगता है कि इकदाम दुरुस्त है, और क्या वक्त के साथ ये बरकरार भी रह पाएगा? क्योंकि हम एक तरफ देखते हैं कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो बढ़े तो फिर कीमतें बढ़ जाएंगी, और आपको क्या लग रहा है कि ये जो रिलीफ है ये आर्जी है या मुस्तकिल?
सो है ना, गुफ्तगू इस तरह से है कि IMF की इंगेजमेंट के बाद एक मुल्क में स्टेबिलिटी सी आ गई है, और यही आउटकम होता है जब भी कोई मुल्क जो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन में आता है, वो फंड के पास जाता है। तो फंड एक ICU का डॉक्टर है, तो उसने आपको उस ICU की टेबल से उठाकर, जिसे आप कहेंगे ना ऑपरेशन थिएटर में ले आया है। सो आपकी जो स्टेबिलिटी है, जिसमें अफराते ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में भी कमी आई, आपको स्पेस देखें, रुपया स्टेबल हुआ तो जो इन्फ्लेशन इंपोर्टेड थी वो भी टूटी, तो जो आपका ईंधन का बिल था वो कम हुआ। ये जो रिलीफ आपको मिला है, इसमें 2 रुपए जो हैं वो आ रहे हैं FPA से, जो फ्यूल का प्राइस पास थ्रू है वो 2 रुपए कम हुआ है। एक उसकी वजह इंटरनेशनल कीमतें कम होना है। फिर आपने IPPs के साथ जाके निगोशिएट किया, वो भी स्पेस आपको अच्छी मिल गई बिकॉज आप फंड के साथ थे। तो आपका एक एनवोलोप था पूरा कि जी हम पूरे रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बैरूनी कर्जों को भी, तो आप भी इसको देख लीजिए। आपने उनके साथ निगोशिएट किया। फिर आपने कैप्टिव पावर, जिसको आप बिजली दे नहीं रहे थे बल्कि गैस दे रहे थे, और वो प्लांट पुराने चला रहे थे और अपनी बिजली बनाकर इंडस्ट्री चला रहे थे, आपने उनके साथ निगोशिएट किया, वहां से आपको कुछ रिलीफ मिला। और ये सबको जब आप पुट टुगेदर करें तो आखिरी बात वो थी जो आपने की, जो ईंधन की कीमतें नीचे गईं तो आपने 10 रुपए PDL बढ़ा के 200 अरब रुपए वहां से कमाकर बिजली में इस्तेमाल किए। ये हैं वो ज़राए जिन्होंने आपको बिजली में तकरीबन 17% ऑन दी एवरेज डोमेस्टिक को और इतना ही इंडस्ट्रियल को रिलीफ दिया है। बिजली आ गई है ना 12 साढ़े 12 सेंट पे। वो कह रहे थे हमें 9-10 सेंट की बिजली दें तो हम दुनिया में कंपेटिटिव हो जाएंगे। सो नाउ द ओनस इज ऑन पाकिस्तान इंडस्ट्री टू डू वेल, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, मेहनत करें, इसको यूज करें, दुनिया में पाकिस्तान की चीजें बेचें, ज़र मुबादला कमाएं। आई थिंक दैट इज द ओवरऑल सफेयर। जो अच्छी खबर हमारे और आपके लिए है और सारे जो सुनने वाले और 25 करोड़ अवाम के लिए, वो इज द फॉलोइंग, कि जो कीमतों के बढ़ने की शरह है वो बहुत कम हो गई है। वो जैसे डेवलप्ड ममालिक में नियर 1% होती है, हम इस वक्त तकरीबन 0.77% पे आ गए हैं मार्च में। यानी कि कीमतें बढ़ रही हैं पर इतनी कम बढ़ रही हैं कि आपकी जो जेब है उस पर उस तरह का बोझ जो आज से साल या 2 साल पहले 20-20, 25-25% था ऑन दी एवरेज बढ़ने का, वो टूट गया है। ये एक ओवरऑल सिनारियो है जो इकोनॉमी का है। हिना पर इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि जो बिजली, गैस, पेट्रोलियम और वाटर, इसका जो सेक्टर है उसके फंडामेंटली कोई भी मसाइल हल हो गए हैं। सर्कुलर डेट इस साल भी 600 अरब रुपए बढ़ेगा, ये याद रखिए बात। ये 600 अरब वो नुकसान है जो हमारे डिस्कोस करेंगे। इसी तरह जो हमने प्राइवेटाइजेशन, इसी तरह जो हमने पॉलिसी साजी को ठीक करना है, जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को ठीक करना है, जो इन्वेस्टमेंट की फिजा बनानी है। मतलब आप भी देखें, जब पाकिस्तान ने कहा कि हम सोलर का एक नया सोलर पार्क लगाना चाहते हैं तो कोई बिड्स नहीं आई थी। सो अभी भी एनर्जी सेक्टर से जो कंफर्ट है लोगों का वो नहीं आया। और इस सेक्टर को, जिस तरह मैं कहता हूं हमेशा, हमने अपने टेलीकॉम सेक्टर को ठीक किया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, उसको पनपने दिया। जिस सेक्टर में ना आप काम करती हैं, आप सोचिए कि एक PTV होता और हम किसी को लाइसेंस ना देते, हम एक्सप्रेस को इजाजत ही ना देते कि वो ये काम कर सके, तो जो इतने लोग आपके सामने, कैमरामैन, प्रोड्यूसर, आपके सारे लोग हैं, उनको क्या नौकरियां मिलती? तो मैं बार बार कहता हूं कि जो बिजली का भी सेक्टर है, जो गैस का भी सेक्टर है, उसको हमने स्टेट में रखकर एक जमूद में रखा हुआ है। इसकी जब तक तंजीमें नौ नहीं करेंगी, ये वक्त है, ये स्पेस है, ये आपको एक एटमॉस्फेयर, एक एम्बियंस मिल गया है कि ये सारे काम करें। अगर 2-3 साल में ये काम नहीं करेंगे तो ये जो रिलीफ है ये आपको आर्जी लगेगी, बिकॉज जो इनएफिशिएंसीज हैं वो वहीं पे खड़ी होंगी। आई थिंक ये एक ओवरऑल मुल्क का जायजा है। आई रियली होप एंड आई थिंक कि अदराक है, पूरे मुल्क में अदराक है, पूरे जैसे कहेंगे अथॉरिटीज में भी अदराक है, जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं वो भी पुश कर रहे हैं। हमने कुछ टैक्सेस एग्रीकल्चर में भी लगाए। ये वो चीजें हैं जो हमने 77 साल से हिना नहीं की। अफसोस मुझे ये होता है कि हम किसी के कहने पे ये काम करते हैं जो काम हमें
अपनी सोच से, अपनी हिकमत से खुद करने चाहिए। आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन, जो इकदाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से वो दुरुस्त हैं? क्योंकि अभी भी जिस तरह से आपने कहा कि बहुत कुछ ऐसा है जो जिस पर काम करने की ज़रूरत है, और जिस तरह से अगर ये बिजली सस्ती करने की बात हुई है तो इससे मईशत पर डेफिनेटली असरात होंगे, अच्छे असरात होंगे। अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। बिजली चोरी का जो मामला है उसकी मद में 600 अरब रुपए सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है, इस पर जो है हुकूमत काबू पाने में नाकाम है। और जो लाइन लॉसेस का मसला है वो भी आपके सामने है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि आपको आईएमएफ की अटैचमेंट से, कुछ अपनी एस्टैब्लिशमेंट के कामों से, स्मगलिंग को रोकने से, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को थोड़ा सीधा करने से आपको एक वक्त और स्पेस मिल गया है। दोस्तों ने आपके कर्जे रीप्रोफाइल कर दिए हैं, आप डिफॉल्ट के खतरे से निकले तो आपके रिजर्व्स बढ़ना शुरू हुए, स्टॉक मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया। सो जो ओवरऑल एम्बियंस है मुल्क का, वो एक शॉर्ट टर्म में एक स्टेबिलिटी का जो है वो डेवलप हो गया है। अब ऑल आईज आर ऑन पाकिस्तान कि आप इन्वेस्टमेंट की मद में क्या करते हैं ताकि वो फिजा कायम हो। आप अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए अपने एग्रीकल्चर को कैसे ठीक करते हैं। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ ना, हमारी 10 से 12 मिलियन बेल्स जो हैं कॉटन की इस्तेमाल होती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो 17-18 अरब डॉलर का सामान बाहर भेजती है। इस साल हम सिर्फ 6 मिलियन बेल्स बनाएंगे और बाकी बेल्स जो हैं वो अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे। तो आखिर फिर कब तक आप अपने एग्रीकल्चर को फंडामेंटली ठीक नहीं करेंगे और हर साल 2 साल बाद एक कॉटन के क्राइसिस लाइक सिचुएशन में आ जाएंगे। सो अगेन, अब इसको आप टाई अप इस चीज से भी करें कि ये बार बार मैं क्यों कहता हूं कि एफिशिएंसीज, पैदावारी सलाहियत, ये सब चीजें ठीक करें। अब अमेरिका ने, आपने अभी भी बताया कि जी इतने बड़े टैरिफ का एक निज़ाम किया है, पाकिस्तान पे 29% का टैरिफ जो है उसका इजरा किया गया है। सो आपको अपनी प्रोडक्ट्स को, जिसे आप कहेंगे, बहुत बेहतर करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और बनाने की जो सलाहियत है वो इस तरह बेहतर करें कि अगर जो चीज़ 100 रुपए की बन रही थी अब वो आप 80 रुपए या 90 रुपए की बनाएं, ताकि आप वो मार्जिन अब्जॉर्ब कर सकें और आप दुनिया में प्रोडक्ट्स बेचते रहें। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, रेगुलेशन, ये सारे फंडामेंटल काम है। मैं अब ये आज से 1 साल पहले की अगर आप मेरी गुफ्तगू सुने तो मैं हमेशा कहता था आईएमएफ के साथ इंगेज कर जाएं, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अब मैं ये कहता हूं कि अगर ये स्पेस को सही नहीं यूज करेंगे तो हिना ये भी याद रखिए कि 10 साल में 30वीं बार आईएमएफ के दर पे हैं, जिंदगी में 24वीं बार आईसीयू के डॉक्टर के पास हैं। ये स्पेस दोबारा नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि अब लोग भी कहेंगे कि जी इतनी दफा आपको ये वक्त और स्पेस दी है, अब डू द नीडफुल। सो आप अगर दुनिया में कंपेटिटिव रहना चाहते हैं, एक और एडवांटेज है, चाइना पे 54% टैरिफ लग गया है, बांग्लादेश पे 37% टैरिफ लग गया है, आप पे तो 29% लगा है जी। अपनी प्रोडक्ट्स को कंपेटिटिव करें। फिर अब इस वक्त अथॉरिटीज पे एक बहुत बड़ा ओनस आ गया है। आई थिंक समझ नहीं रहे कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि लोग आकर उनके साथ सिस्टमैटिकली एक ऑर्गेनाइज करें, जिसको कहेंगे एक गुफ्तो शनीद, कि भाई आपका टैरिफ आपने क्या लगाया हुआ है। उन्होंने हमें ये बताया है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, कि हमने उन पे 58% का टैरिफ लगाया हुआ है और आप तो 2 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं उनसे, मतलब सिर्फ 2 अरब डॉलर की, आप एक्सपोर्ट उनको करते हैं 5 अरब डॉलर की। तो आपके पास ये मौका है कि आप निगोशिएट आउट कर सकें उनके साथ कि आप हमारे इस 29% टैरिफ के बारे में दोबारा सोचें, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जा सकें अमेरिका के साथ, आप GSP प्लस का फ़ायदा उठाएं। तो हमने जो आपके साथ आज गुफ्तगू की है, इससे पता ये चला है कि काम जो है फंडामेंटल अभी बहुत से पाकिस्तान ने करने हैं। और जिस अमेरिकन टैरिफ के लिए लोग परेशान हैं, दैट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी कंट्रीज। वो चाहते क्या हैं? वो ये चाहते हैं कि जो टैरिफ दुनिया में आपने लगाया हुआ है उन पे, आप उसको कम करें। वो यही चीज़ सारी दुनिया के जो ममालिक हैं उनके साथ चाहते हैं। आपको भी मौका मिला है, अगर इस मौके को हम फायदे की तरफ बदलना चाहते हैं तो हमें ये काम करना चाहिए। एंड आई रियली होप कि जो अथॉरिटीज हैं उनमें इतनी निगोशिएशन की स्ट्रैटेजी जो है वो उन्होंने ऑलरेडी बना ली होगी कि वो क्या प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन वहाँ से इंपोर्ट होती है और इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीज़ें हैं जो हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, हम उनसे निगोशिएट आउट करें।
अब अगर तो आप इस मौके को अपने एडवांटेज में ले आएंगे तो आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, पर यह भी याद रखिए कि कंज्यूमर जो अमेरिकन है उस पे एक टैक्स लग गया है 20-30% का ऑन दी एवरेज, जो अमेरिका ने इस वक्त निफाज किया है। हाँ। तो वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो कम खरीदेगा, तो आपको अपनी प्रोडक्ट को तब्दील भी करना पड़ेगा। सो आपको सोचना है, सो द कंपनीज हैव टू रिएक्ट वेरी क्विकली। सो इट्स अ चैलेंजिंग टाइम फॉर द वर्ल्ड। इसको सेटल होते हुए वक्त लगेगा, पर इस वक्त में जो अथॉरिटीज और जो बिजनेसेस अपने आप को रीथिंक कर पाएंगे, दे विल कम एज विनर्स एट द एंड। और जो नहीं कर पाएंगे उनकी जो एक्सपोर्ट है वो डैम्पन हो जाएगी और उनकी तरफ से जो चीजें बिकती हैं वो कम हो जाएंगी। आई थिंक ये एक ओवरऑल सिनारियो है। इट्स अ चैलेंजिंग टाइम, इट्स अ हार्ड वर्क टाइम। पाकिस्तान 77 साल में हैज फाउंड इट hard to do all this hard work, but I really hope this is a different time for us. इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे जो बात अभी आप कर रहे हैं, हम किस बेस पर निगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऑन अ लाइटर नोट चाइना के लिए तो जो है वो ये ऑफर है निगोशिएशन के लिए कि अगर टिकटॉक सेल कर दिया जाए किसी और कंट्री को तो उसके उस बात के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर निगोशिएशन जो है वो हो सकती है। हमारे साथ किस पॉइंट पर हो सकती है? देखिए, ये तो कभी भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, पाकिस्तान एक बड़ा मुस्लिम मुल्क है, पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिसमें एक आबादी है जो 30 साल से कम, हमारी 2/3 आबादी है, इंग्लिश स्पीकिंग है, हम फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हमारा एक 10 मिलियन का डायस्पोरा है बाहर, जो एक अच्छा इन्फ्लुएंस रखता है। हम दुनिया को एक टेक्सटाइल के बड़े सप्लायर हैं। हम एक अच्छी, जिसे आप कहेंगे ओवरऑल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स रखते हैं। हमने एक तालीम का निज़ाम, चाहे वो बहुत अच्छा नहीं है और हमारे बहुत से लोग नहीं उस तालीम के मेयार पर हमारे जो यंगर जनरेशन है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, हम अडेप्ट करते हैं। इट इज़ जस्ट दैट जो हार्ड वर्क हमें वाकई ही करना था, हमारे पास इतना बड़ा है ना माइंस एंड मिनरल्स का रिसोर्स है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, खेवड़ा में सॉल्ट माइंस हैं, गोल्ड, बाकी मिनरल्स, जिंक, मैग्नीशियम, कोल, कॉपर पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें तो पाकिस्तान में ही है ना। वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स इन द वे कि हम इन सारी चीजों से फायदा उठा सकें। ये भी याद रखिए कि अमेरिका दुनिया भर में चाहता है और एक एंगेजमेंट चाहता है कि वो लिथियम, क्योंकि वो ईवी का मटेरियल है ऑफ द फ्यूचर, ले वो भी पड़ा हुआ है बलूचिस्तान में। इट इज आवर टाइम टू ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स, थिंक सो वेल कि अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है उसको इस्तेमाल करें। हमारी जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत खित्ते में कभी भी कम नहीं होगी और वो हमेशा रहेगी। हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है इस तरह से कि हम इन सारी चीज़ों का अहाता करें जो हमारे फेवर में है और उनको यूज़ करें। और मैं आखिर में हमेशा ये अब कह रहा हूँ कि आप देखिए कि दुनिया में एक अनसर्टेनिटी आई है, दुनिया की मार्केट्स हिल गई हैं। ऑस्ट्रेलिया सुबह खुलता है हमारे 4-5 बजे, वहाँ से लेके 2 बजे न्यूयॉर्क की मार्केट बंद होती है। सारी मार्केट्स कल जो है रैटल हो गई थी। पाकिस्तान ने तो यार इतनी अनसर्टेनिटी देखी है, हर तरह की खित्ते में अनसर्टेनिटी देखी है, विद इन अनसर्टेनिटी देखी है। तो जो रेजिलियंस है इस मुल्क की, इस अनसर्टेनिटी को देखने की और फिर भी यहाँ खड़े होने की, ये भी एक एसेट है। पर हमें भी इस अनसर्टेनिटी से निकलना है और आज दुनिया से ये सीखना है कि अनसर्टेनिटी इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ कंट्रीज। आई थिंक ये हैं सारे लेसन्स आज हुकूमतों को, अपोजिशन को, एस्टैब्लिशमेंट को, जुडिशरी को, everyone has to put their heads together and realize all the things जो हमने अभी गुफ्तगू की है। और इसी में से, जिसे आप कहेंगे, आपको एक रमक नजर आएगी कि अगर हम अपने आप को कई जगह पे ऑर्गेनाइज बेहतर करेंगे तो इन सब चैलेंजेस से एक फायदा उठाकर हम वी शुड कम आउट ऑन द मोर पॉजिटिव वे अ ईयर और 2 ईयर और 3 years फ्रॉम नाउ। तो डॉक्टर साहब, इन दी एंड ये जिस तरह से अभी मैंने जिक्र भी किया कि IMF वफ्द जो है वो आ रहा है पाकिस्तान और फिर जो आइंदा बजट है उसके लिए तजावीज़ दी जानी है, हुकूमत को आपको क्या लगता है कि जो आइंदा माली साल का बजट है उसके लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हर सूरत करनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए? 3 चीज़ें तो बड़ी क्लियर करनी चाहिए। नंबर 1, एक टैक्सेस का जो इजरा है आपकी सैलरी पर। आप बहुत अच्छी एंकर हैं, आई एम होपिंग कि आप हाईएस्ट सैलरी ब्रैकेट में हैं, तो आपकी जो सैलरी है उस पे जो टैक्स है उसको कम करना चाहिए ताकि आप कभी ये ना सोचें कि आप मुल्क छोड़ के जाना चाहती हैं। नंबर 1।
इसी तरह जो नॉन सैलरीड पे हमने टैक्सेस लगाए हैं उसको भी कम करना चाहिए। इसलिए कम करना चाहिए कि वहाँ चोरी बहुत बढ़ जाती है। एक जो डॉक्टर है वो पर्ची लिखता है और फिर वो ये नहीं दिखाता कि वो कितने पैसे कमा रहा है, उनको हमने टैक्स नेट में लाना है। तीसरा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स को कम करना चाहिए ताकि उसको और कंपेटिटिव कर सकें दुनिया भर से। ये तो टैक्सेस की मद में। दूसरी जो हमें चीज करनी है, जो एक्सपेंडिचर है फेडरल गवर्नमेंट का, लास्ट ईयर इतनी मुश्किल हालात में भी 21% बढ़ा दिया था। दैट्स नॉट हाउ कंट्रीज आर रन। आप अमेरिका को ये दाद तो दें कि उन्होंने जो डिसरप्टिव बिहेवियर है उसको किया है कि जी ये चीज़ें हम नहीं कबूल करते। सो आपको भी ये नहीं करना कि आप अपना जारी अखराजात, करंट एक्सपेंडिचर को 21% बढ़ाएं। सो IMF के साथ बैठ के ये तय करें इस बात को कि आपको इस एक्सपेंडिचर को इस तरह नहीं बढ़ाना और उसके लिए जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो करें। उस पर मैंने कई दफ़ा लिखा भी है, कहा भी है, बात भी की है। वो काम जो आपके करने के हैं, सो एक्सपेंडिचर का जो रिफॉर्म है वो मस्ट है, जो पाकिस्तान को करना चाहिए। ये दो चीज़ें IMF के साथ तय करें। बिल्कुल ठीक है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, मशवरे हैं उन पर ही अगर अमल कर लिया जाए या डॉक्टर साहब जैसे लोग ही हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उस लिस्ट में शामिल हों तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। बहुत सारे हालात जो मईशत के हमारे ख़राब हुए हैं, बहुत सारी जगहों से वो बेहतर हो सकते हैं। जनाब, इसी पर हम जाएंगे ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब जरा बात करते हैं कराची में जो करंगी में खुदाई के दौरान जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब लगने वाली पुरअसरार आग की शिद्दत है वो कम नहीं हो सकी है। इस हवाले से अब कुछ बहुत सारी नई चीज़ें भी सामने आई हैं। जो माहिरीन अर्जियात हैं उन्होंने कुरंगी क्रैक के इलाके में ज़ेरे ज़मीन गैस के बड़े ज़खायर की मौजूदगी का इम्कान जाहिर करते हुए कई रोज़ से जलने वाली आग को बुझाकर इस मुकाम पर गैस की तलाश की सरगर्मियों के आगाज़ पर अब जोर दिया है। और जो प्रोफेसर अर्जियात डॉक्टर अदनान खान है उनका ये कहना है कि इंडस डेल्टा के आसपास ज़मीन और समंदर में तेल और गैस की जो तलाश है उसके लिए खोदे गए कुओं के 56 साल के डेटा के खुलासे से इस बात के साइंसी इशारे मिलते हैं कि जो कुरंगी क्रैक के जिसके मुकाम पर पानी की बोरिंग के दौरान जो गैस खारिज हुई है वो मीथेन गैस है और इस मुकाम पर गैस का बड़ा जखीरा पोशीदा होने के कवी इम्कानात हैं। इसके साथ साथ कोयला भी दरियाफ्त हो सकता है। इसी पर हमने बात करनी है। जनाब जामिया कराची के शोबा अर्जियात के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अदनान खान, वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदनान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो इंकशाफ हुआ है कि आग पर, पहले तो ये कि काबू क्यों नहीं पाया जा सका और दूसरा ये कि इस पर आग कैसे जो है इस आग पर काबू कैसे पाया जाए और कितना ज़्यादा बड़ा ये चैलेंज है। उसके बाद हम बात करते हैं जो इंकशाफात हुए हैं गैस के उस पर। देखिए, आग पे काबू ना पाना जो है वो तो डेलिब्रेट एक्शन है। जो इन्होंने प्लान किया था वो ये है कि जो भी गैस अंदर ट्रैप है उसकी क्वांटिटी कम होगी, वो खुद ब खुद जल के वहां से ब्लो आउट हो जाएगी, उसके बाद सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अच्छा। लेकिन जैसा आपने देखा कि एक हफ्ते से मुसलसल इखराज हो रहा है गैस का और ये जो गैस है ये बर्न होकर हमारा रिसोर्स एक तरह से ज़ाया हो रहा है, तो अब इससे फाइट करना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि ये हाई प्रेशर गैस है जो बाहर आ रही है और ज़ाहिर है कि उसमें आग लगी भी है। तो ये कन्वेंशनल मेथड से बुझाने की कोशिश की इन लोगों ने। जैसे फायर फाइटर्स जो है वो पानी से बिल्डिंग्स को जैसे बुझाते हैं। आप बिल्डिंग्स का मसला है कि वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उस पर अगर आप हाई प्रेशर पानी फेंकते हैं तो वो उसको सबसाइड कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ब्लो आउट है, तो यहाँ पर जिस प्रेशर से उन्होंने पानी फेंका वो कारआमद नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर इसको बुझाने के लिए ऑल्टरनेट मेथड्स जो है वो यूज करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं यहाँ पे गैस के ज़खायर के हवाले से जो आपने बात की है और इस हवाले से रिसर्चेस क्या है? देखिए, जैसे आपने बताया अभी असल में ये 60 से 65 साल का डाटा है यहाँ का, जो ड्रिल डाटा है पाकिस्तानी बेसन का, और इसके बिल्कुल साथ ही ईस्ट में कच्छ बेसन है जो कि इंडिया में मौजूद है। और क्योंकि जो रॉक्स पाकिस्तान में ऑफशोर में मौजूद हैं, कच्छ बेसन में भी वही रॉक्स हैं और वहाँ पर चूंकि ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उस डाटा को लेकर चाइनीज ग्रुप ने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था जिसमें उन्होंने साइज्मिक डाटा, वेल ड्रिल डाटा और इसके अलावा वहाँ की जो कोरिलेशन है, लिथोस्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन वगैरह, इन तमाम टूल्स को यूज करते हुए जो इन्फेरेंसेस दिए हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 3 तरह की बेसिकली पोटेंशियल मौजूद है सोर्स के। जिसमें एक पहली जो सबसे ओल्डेस्ट है वो क्रिटेशियस एज की रॉक है, उसके बाद एक और सेट है जो पैलियोसिन ईओसिन का है और तीसरे नंबर पे मायोसिन का है। ये सारी जो है ऑफशोर में जनरली मड है और ये जो मड है ये ऑर्गेनिक मैटर रिच है। इसमें मेनली जो है वो कैरोजन 2 और 3 टाइप्स हैं, यानी कि ऑयल और गैस प्रोन।
ठीक है, तो डॉक्टर साहब इससे पहले भी क्या इस मुकाम पर कोई मंसूबा इस तरह का चल रहा था, और अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं इधर गैस के ज़खायर मिलते हैं तो वो कितनी बड़ी मिकदार में हो सकते हैं? देखिए, मिकदार कितनी बड़ी होगी इसका तखमीना लगाना तो मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि जब तक एग्जैक्ट डेटा नहीं आ जाता सब सरफेस, देखिए हम लोग तो साइंटिस्ट हैं, नजूमी तो है नहीं, ठीक है। जब तक डेटा नहीं आता या एविडेंसेस नहीं मिलते, हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। हाँ, ये जरूर है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो इंडस फैन है ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फैन डिपॉजिट है, जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेडिमेंट्स हैं। जब सेडिमेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो ऑयल एंड गैस के लिए वो बहुत ही प्रोलिफिक जोन कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपका बेहतर ये आपका शोबा है, इस हवाले से आप ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं और बता सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि अभी जो क्वांटिटी है उसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मकामात होते हैं जहां पर इम्कानात होते हैं कि यहाँ पर गैस या फिर ऐसी कोई कीमती मादनियात मिल सकती हैं? देखिए, असल में हमारे जियोलॉजिकल टर्म्स के अंदर हमें सब सरफेस जो है ना, आप समझ लें कि एक्सरे करना पड़ता है। जमीनी एक्सरे होते हैं, उसके अंदर जो जियोलॉजिकल सेटिंग्स होती हैं या जो उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, वो हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर गैस या ऑयल अगर वहाँ प्रोड्यूस हुआ है तो उसको रोकने के लिए कोई ऐसी रॉक या ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम ट्रैपिंग मैकेनिज्म कहते हैं। अगर वो वहाँ पे मौजूद है तो इसका मतलब है वहाँ पे ऑयल और गैस के चांसेस हैं। अगर इस तरह के फीचर्स डेवलप नहीं होते तो भले सोर्स रॉक मौजूद हो, हम वहाँ पे हिट नहीं करते। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर साहब इस तरह ही होता है कि अक्सर ऐसे दावे जो हैं वो सुनने को मिलते हैं कि किसी जगह से गैस और जो पेट्रोल के ज़खायर हैं वो मिले हैं। क्या पाकिस्तान में हैं पेट्रोल के बड़े पैमाने पर ज़खायर अभी भी पोशीदा, जो आपको लगता है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की जो जियोलॉजी है ना, ये दुनिया से बहुत डिफरेंट है, इसको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान में क्योंकि रिसर्च इस हद तक नहीं की गई जिस हद तक इसमें होनी चाहिए थी। ऑयल एंड गैस ने भी अपना कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। उन्होंने जो कन्वेंशनल मेथड से ड्रिलिंग करते रहे, ऑयल एंड गैस रिकवर करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जो इनकी केस स्टडीज हैं जिसमें प्रॉब्लम इनको फेस हुई, उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को एकेडमिया के साथ लाइजन करके कोई खास उसके ऊपर काम नहीं किया, जिसकी वजह से अभी भी तकरीबन मैं कहूंगा कि 20 to 30% जो बेसन है अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, डिटेल इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, तो पाकिस्तान की जो जियोलॉजिकल सेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सेडिमेंट बहुत थिक है, यहाँ की जो टेक्टोनिक कंप्रेशनल जोन बहुत अच्छा है, दुरुस्त, यानी कि टाइम पीरियड इसको बहुत अच्छा मिला है। तो अगर यहाँ पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाए तो ऑयल एंड गैस के मजीद प्रोस्पेक्ट मिलने के मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान खान हमारे साथ मौजूद। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कुछ ही देर में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, और अब सफर है शर्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सफ़र की रुदाद आपको सुनानी है, बल्कि आपको ये बताना है कि सफ़र इस तरीके से भी किया जा सकता है। एक नौजवान है लियाकत, ये उसकी कहानी है, और लियाकत जो है इनका ताल्लुक हुंजा से है। एक सुबह बीदार होते हैं हुंजा में, और अचानक इनके ज़हन में आता है कि क्यों ना बाईसाइकिल पर मैं गिलगित चला जाऊँ। इन्होंने वैसे गिलगित जाना था रूटीन में, लेकिन गाड़ी के बजाय इन्होंने बाईसाइकिल पर जाने का ऐसे ही इनके ज़हन में ख्याल आया, और कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, किसी तरह की कोई टायर ट्यूब पंक्चर किट, कोई तैयारी नहीं है, और ये सुबह उठते हैं और ये गिलगित चले जाते हैं। और ये इनका प्रोग्राम इस वक्त तक गिलगित तक जाने का ही था। लेकिन जब ये गिलगित पहुंचते हैं तो इनके जहन में एक और ख्याल आता है, और वो ख्याल ये आता है कि ये बाईसाइकिल को लेके एक गाड़ी पे, और फिर ये रावलपिंडी आ जाते हैं। रावलपिंडी में ये बाईसाइकिल इसी तरह चलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक भी कोई मनसूबाबंदी नहीं है, ना इन्होंने कोई अलग से कोई टायर ट्यूब्स या पंक्चर किट, किसी तरह का कोई बंदोबस्त नहीं किया, बस रावलपिंडी में बाईसाइकिल चलाना शुरू कर दी। रावलपिंडी से लेकर दीना तक चलाई, और दीना में रात को क्याम किया। उससे अगले दिन फिर साइकिल चलाना शुरू की, गुजरांवाला आए, गुजरांवाला में क्याम किया, फिर उससे अगले दिन लाहौर आए। फिर इनका सफ़र इस तरह कंटिन्यू रहा और इस तरह जारी। ये फिर मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए, जीटी रोड से होते हुए, फिर आगे ये सक्खर, और उसके बाद ये कराची पहुंचते हैं। और ये इनका कोई 20 दिन का ट्रैवल था, और 20 दिनों में ये कराची पहुंच गया। अब ये देखिए कि कितना इंटरेस्टिंग है कि एक बंदा जो है वो बगैर किसी मनसूबाबंदी के उठता है, गिलगित चला जाता है, और गिलगित में ज़हन में सिर्फ एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं बाईसाइकिल को पिंडी तक ले जाऊं, और पिंडी के बाद कराची तक मैं बाईसाइकिल चलाऊं, और मेरा जो मकसद है वो सिर्फ एक हो कि समंदर के पानी में जाके तो जो टायर है उसको डबों, और ये बस मेरी ख्वाहिश है जो पूरी हो जाएगी।
अच्छा, इस तरह का जो सफ़र होता है जो बगैर मनसूबाबंदी के होता है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन एडवांटेजेस बहुत ज़बरदस्त हैं। एडवांटेजेस ये होते हैं कि सरप्राइजेज आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आपका दिमाग ये तस्लीम करने को तैयार नहीं होता क्योंकि आपने मनसूबाबंदी नहीं की होती, और अचानक जो कुछ भी हो रहा होता है उसके अंदर एक न्यूनेस होती है, उसके अंदर एक ताजगी होती है, उसके अंदर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट्स होते हैं और वो आपको बहुत सरप्राइज करते हैं। ये नहीं, अगर आपने हिज़ उठाना है, अगर आपने लुत्फ उठाना है, अपने आप को सरप्राइज देना है, तो इससे बेहतर कोई तरीक़ाकार नहीं हो सकता कि आप बजाय इसके कि सफ़र की एक तवील मनसूबाबंदी और उसमें पड़ें, आप कभी कभी अपने आप को इस तरह के सरप्राइजेस दिया करें। ऐसे सरप्राइजेस कि आप खुद उन सरप्राइजेस से हैरान हो जाएं कि मतलब ये मैंने किया क्या है। लियाकत ने बिल्कुल इसी तरह किया। बाकी ये है कि जो मनसूबाबंदी है उसके अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं और फिर कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। मनसूबाबंदी का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप लगातार मनसूबाबंदी और उसकी जुजियात को बार बार डिस्कस करके अपने एक्सपेक्टेशंस को ना सिर्फ बढ़ा देते हैं बल्कि कुछ एक्सपेक्टेशंस कायम कर लेते हैं, और वो काफ़ी हद तक क्योंकि आपने बार बार जुजियात निगारी की होती है, यानी बहुत ही जुजियाती अंदाज से आपने उसकी मनसूबाबंदी की होती है, तो जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक वैसी ही होती हैं, लेकिन उनमें जो सरप्राइजिंग का या जो हैरान कर देने वाला एलिमेंट है, आंसर है, वो कम हो जाता है और उसके अंदर वो वाले सरप्राइज नहीं होते जो अचानक आप सफ़र इख्तियार करते हैं। तो मनसूबाबंदी वाला जो सफ़र होता है वो अपनी जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन ये वाला जो सफ़र होता है इसकी अपनी मज़ा है। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ हो रही है कि बहुत सारे जो हमारे पास कहानियाँ, बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो बाइसाइकिल्स के हवाले से आ रही हैं, और ये बाइसाइकिल्स का ये जो सफ़र है 2500 किलोमीटर, ये अब काफ़ी नौजवान जो हैं ये कर रहे हैं और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है क्योंकि बाइसाइकिल का जितना ज़्यादा फ़रोग होगा, अब तो जो बड़े शहर हैं उनके अंदर ट्रैक्स बनना, जो हमारा बड़ा पुराना मुतालबा था कि बाइसाइकिल्स का ट्रैक होने चाहिए, तो वो ट्रैक्स बन रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है क्योंकि इसका न सिर्फ जिस्मानी सेहत के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है बल्कि उतना ही बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो नफ्सियाती सेहत के साथ है। आपके जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर जो रश है वो कम हो सकता है क्योंकि जब लोग बाइसाइकिल्स की तरफ आएंगे, इस कल्चर की तरफ आएंगे, तो इससे उनकी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत बेहतर होगी। और मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि बड़े शहरों में एक जम्मे गफ़ीर, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो बाइसाइकिल चलाना चाहती है, वो अपने दफ्तर से घर बाइसाइकिल पे आना चाहती है, लेकिन मसला यह है कि मौक़े नहीं है और जिस तरह की ट्रैफिक है उसमें ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है और बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। लेकिन अगर वो ट्रैक्स हों तो बहुत सारे नौजवान जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बाइसाइकिल पे आना जाना पसंद करें। इसी तरह ये जो लियाकत जिस तरह लियाकत ने किया है, ये वो नौजवान है, या जिस तरह पालवा साहब हैं, जिस तरह आमिर से आपकी मैंने मुलाकात कराई थी, ये तमाम वो जो बाइसाइकिलिस्ट्स हैं ये एक बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं कि ये जो फासलों का एक खौफ होता है हमारे जहन में, गाड़ियों में सफ़र कर करके हमारे जहन में ये एक खौफ बैठ जाता है कि फासले बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सिर्फ गाड़ियाँ ही कर सकती हैं या मोटरसाइकिल कर सकता है, लेकिन ये फासलों का खौफ जो है ये वाले जो नौजवान हैं ये तोड़ रहे हैं और ये जितना टूटेंगे उतना नौजवान जो है वो बाइसाइकिल्स पे जाएंगे। मेरा इंटरेस्ट क्यों है कि नौजवान ज़्यादा बाइसाइकिल्स पे जाएं, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो, और वो चैनलाइज हो बजाय इसके कि वो वन व्हीलिंग करते रहें, वो इस तरह के काम करते रहें, इस तरह की हरकतें करते रहें। और स्पेशली पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ड्रग्स के हवाले से है, मंशियात के हवाले से है। इन तमाम चीज़ों का जो तोड़ है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह की सरगर्मियाँ हैं। इस तरह की सरगर्मियों को ना सिर्फ फ़रोग़ दीजिए, ख़ुद इन सरगर्मियों का हिस्सा बनिए, बल्कि सोशल मीडिया पे भी और हर जगह पे इन चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को शेयर कीजिए, ये पॉजिटिविटी को शेयर कीजिए और इससे मस्बत जो रुझानात हैं उनमें इजाफा होगा और नौजवान जो हैं वो किसी तामीरी सरगर्मी में लगेंगे, उनको एक मीनिंग ऑफ लाइफ मिल जाएगा। और ये मानवीयत जो है बाइसाइकिल पे मुख्तलिफ सफ़र करने और इस तरह की जो है कोपैमाई और इस तरह के जितने भी ये मस्बत एक मानवीयत के अंदर आते हैं और इससे उनकी ज़िंदगी को एक अच्छी मानवीयत मिलेगी। इस तरह की सरगर्मियों को ज़रूर फ़रोग़ दीजिए। देखते रहिए सफ़र है शर्त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की नामवर इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर वासफा कमाल से। जी हाँ,
वासफा ऐसी बाकमाल आर्टिस्ट हैं जो अपने आर्ट के जरिए ना सिर्फ खूबसूरती तख्लीक करती हैं बल्कि जो बोसीदा मुआशरा इसमें मस्बत तब्दीली के लिए एक ताकतवर पैगाम भी देती हैं। उनके आर्ट में वो जादू है जो देखने वालों को महज रंगों और डिज़ाइन तक महदूद नहीं रखता बल्कि जो मुआशरती रवैये हैं उनको सोचने, महसूस करने और नए जाविये से देखने पर मजबूर भी कर देता है। उन्होंने अपने आर्ट के जरिए ख़वातीन के हुकूक, मसावात, माहौलियात और दीगर जो समाजी मसाइल हैं उनको उजागर किया है। यही वजह है कि उनका नाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी नुमाया है। उन्होंने यूनिसेफ, वाटर एड, कोक स्टूडियो और स्पॉटिफाई जैसे आलमी इदारों के साथ काम किया है। हमारे साथ ही मौजूद हैं वासफा, उनसे बात करते हैं। नामवर इलस्ट्रेटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और एक अपनी मुनफरद पहचान बनाने वाली बासलाहियत आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम वासफा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वासफा, सबसे पहले तो ज़रा ये बताएं ना, ये इतना खूबसूरत जो सफ़र है आपके आर्ट का, ये शुरू कैसे हुआ और कब आपने फील किया कि आप इलस्ट्रेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर जो है वो बना सकती हैं? अच्छा, ये सफर शुरू हुआ 2020 में जब कोविड आया हुआ था पूरी दुनिया में और सब लोग बिल्कुल फ्री होते थे घर में। और मेरा इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैंने जो बैचलर्स किया हुआ है फिल्म एंड टीवी में करा हुआ है। अच्छा। और उसके बाद 2020 में हम लोग बहुत सब कुछ फ्री थे और कुछ करने को नहीं होता था, तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे एक एप्लीकेशन डिस्कवर की थी जिसमें मैं आई यूज्ड टू ड्रॉ ऑन मोबाइल फोन। तो मैं मोबाइल फोन पे फिंगर से ड्रॉ करी होती थी। अच्छा। और फिर तो मैंने फर्स्ट आर्ट वर्क अपना इंस्टाग्राम पे ऐसे ही डाल दिया। मैंने कहा चलो मैं डाल देती हूँ, मैंने कुछ बनाया है तो उसको व्हाई नॉट आई शुड शेयर इट। तो फिर मैंने वो शेयर किया, फिर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया वो आर्ट वर्क एंड आई वाज लाइक ठीक है, मुझे और भी करना चाहिए, क्योंकि मेरा ड्राइंग में शुरू बचपन से ही मुझे बहुत शौक था कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं ड्राइंग में और आर्ट के अंदर, लेकिन इलस्ट्रेशन का कभी सोचा नहीं था। तो फिर मोबाइल फोन पे आई यूज्ड टू ड्रॉ, फिर मैं बहुत सारे मैंने आर्ट वर्क ड्रॉ करे, बट इट वाज रियली हार्ड बिकॉज मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी होती है और आप उसको जूम करके ड्रॉ कर रहे होते तो मुश्किल होता है। उसके बाद फिर ये सफर हुआ, फिर मेरे पास कमीशन वर्क आने लगा, तो मैंने सोचा कि नाउ आई शुड इन्वेस्ट एंड बाय माई सेल्फ एन आईपैड। तो फिर मैंने एक ग्राफिक टैबलेट लिया। उसके बाद फिर ये सफर अभी तक जारी है। बस ज़बरदस्त और बड़ा खूबसूरत सफ़र है और हम इस सफ़र में आपके हम सफ़र हैं, बड़े अरसे से आपको हम फॉलो करते हैं। सबसे वायरल आपकी इलस्ट्रेशन कौन सी रही? मेरे ख्याल से तो वो थिंग्स पाकिस्तानी सेज अ लॉट वाली। हाँ, वो भी थी और इसके अलावा मेरी जो रील्स बहुत वायरल हुई है। मैंने एक रील बनाई थी नॉस्टैल्जिक नानी के घर की रील। अच्छा। तो लोगों ने ना उस पर बहुत रिलेट किया कि नानी का घर कैसा होता है और नानी के घर में जो हमारी मेमोरीज होती थी हम 90s किड्स की, वो कैसी थी, तो वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इसके अलावा जो सबसे पहला मेरा आर्टवर्क था वो था आपकी सोच काली है। होता है ना, लड़की को बोलते हैं और लड़कों को बोलते हैं कि भाई तुम तो काले हो, तुम तो ये हो फलाओ, तो था आप काली नहीं हो, आपकी सोच काली है। तो सबसे पहला जो आर्टवर्क था ना वो ये वायरल हुआ था। ओके, जबरदस्त। तो आइडियाज आपको आते कहाँ हैं? मतलब इतनी डिफरेंट तरीके से आप इलस्ट्रेशन में एक्सप्लेन कर देती हैं, आपकी जो पूरी बात होती है वो भी सम अप हो जाती है, तो डिफरेंट किस्म के आइडियाज आते कहाँ से आपको? देखिए, आइडियाज ना हम लोग का जो कल्चर है ना वो बहुत रिच है और हमारे आसपास बहुत चीजें होते रहे, तो ना अब वो रैंडम कुछ ना कुछ कोई बात टॉपिक खुलता है, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया क्लिक कर जाता है कि अच्छा मुझे अब इस पे बनाना चाहिए। अब मैंने शुरू में ना बहुत हमारे जो सोशल इश्यूज थे ना, मैंने उस पे बहुत सारे, मैं वही बात आपसे करने लगी थी कि जो ज्यादातर आपके काम का हिस्सा है वो सोशल इश्यूज पर ही है, खासतौर पर खवातीन के हुकूक पर मरकूज है। जो हमने देखा है, जो आपका आर्ट वर्क है उसमें बहुत ज्यादा ये डिफरेंट नहीं है मौजू का इंतखाब जो आपने किया, और मुश्किल भी है। जी बिल्कुल, शुरू में मुझे बहुत बैकलैश भी मिला था बिकॉज सब कह रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा औरतों के हुकूक के बारे में बात करती हूँ, मैं एक फेमिनिस्ट और बहुत सारी चीजें, लेकिन वो तो बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अप्रिशिएट भी बहुत लोग कर रहे थे, बट जरूरी था। और उस वक्त अगर मैं बात करूं बिल्कुल 2020 की, उस वक्त बहुत सारे ज्यादा हमारे पास इलस्ट्रेटर्स भी नहीं थे। अब माशाल्लाह से पाकिस्तान में बहुत सारे इलस्ट्रेटर्स हैं जो कि इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस वक्त थोड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन एक मुझे करना था, मुझे इन टॉपिक्स पे बात करनी थी बिकॉज हमारे माशरे में इस तरह की लड़कियों को बातें बहुत सुननी पड़ती है, शादी पर, रंग सूरत, सीरत पे बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने फिर उस पर बात की और मुझे अच्छा लगा और फिर मुझे लोगों ने साथ साथ खवातीन के साथ साथ मर्दों के हुकूक के बारे में भी बातें की हैं, उनके लिए भी की है। वो मर्द जो है वो रोता नहीं है या बॉयज जो है वो रोते नहीं है, वो वाली भी एक आपकी इलस्ट्रेशन बड़ी वायरल हुई है। जी, बॉयज डोंट क्राई, क्योंकि फिर सबने कहा भाई हमारे लिए भी तो कुछ बनाए, मर्दों पे भी बनाए, तो ठीक है, ये एक टैबू है जो हमारे वहाँ बोला जाता है कि बॉयज डोंट क्राई, तो उस पे बनाया, फिर लोगों ने वो काफी ज्यादा पसंद किया।
ज़बरदस्त। अच्छा, जो वास्फा आपके इलस्ट्रेशन है इसमें डिफरेंट कलर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत नुमाया है रंगों का इस्तेमाल। क्या ये किसी ख़ास पैगाम या जज्बे की अक्कासी करता है? क्या रीज़न है इसकी कि बहुत ज़्यादा आप कलरफुल बनाती हैं? मैं कलरफुल इसलिए बनाती हूँ कि देखें, कलर्स ना हमें अट्रैक्ट करते हैं, और हमारा पाकिस्तानी एक ट्रक आर्ट सीन है। हम अगर अब रोड्स पे भी जाते हैं, हमें कितनी कलरफुल हमें व्हीकल्स मिलती है, सब कपड़े हमारे कलरफुल होते हैं। तो मैंने कहा जब मैं आर्ट वर्क बना रही हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे उसमें भी कलर्स दिखाने चाहिए, बहुत सारे कलर्स। और वो मैं एक पाकिस्तानी टच भी दे रही होती हूँ, झुमकों का और कुर्तियों का, इस तरह से मेहंदी का स्पेशली। मैं बहुत सारी वीडियो आर्ट वर्क में मेरा ऐसा है कि मैंने उन सारी इलस्ट्रेशन में मेहंदी लगाई हुई लड़कियों को। तो वो इतना अच्छा कल्चर है, तो मैंने कहा व्हाई शुडंट आई रिप्रेजेंट इट। ज़बरदस्त। तो वास्फा, टाइम कितना लग जाता है एक इलस्ट्रेशन बनाने में? लाइक एक आइडिया आया और उसके बाद से उसको मुकम्मल करने में कितना टाइम लगता है आपको? आइडिया सबसे मुश्किल आई थिंक आइडिया होता है। आइडिया आपको सोचना जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिर सबसे उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें फिर स्केचिंग, कि आप क्या बना रहे हो। फिर आपके जो जहन में होता है वो कभी कभार आप आर्ट वर्क में नहीं ला रहे होते, स्केच आउट नहीं कर रहे होते हो, तो एटलीस्ट आई वुड से कि 1 से 2 दिन लग जाता है। अगर बहुत जल्दी बनाया तो 1 दिन, वरना मैक्सिमम 2 दिन लग जाते हैं एक आर्ट वर्क में। सही है। और कभी बैकलैश भी मिला है आपको? कोई सामना करना पड़ा इस तरह का अपने काम? हाँ, शुरू में मुझे मिला था कि भाई मैं बहुत इस तरह का आर्ट वर्क बना रही हूँ, मैं एक फेमिनिस्ट आर्ट वर्क बना रही हूँ और ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, बट खैर है, मैंने उसको बहुत अच्छे से टैकल किया। मैंने वो दिल पे चीज लगने नहीं दी, क्योंकि अगर 5% मुझे बैकलैश मिल रहा था और 95% लोग मेरी तारीफ भी कर रहे थे, तो फिर मैं इसको। तो वास्फा, कभी ऐसा हुआ, क्योंकि डेफिनेटली एक डिजिटल दौर है, बहुत सारे लोगों को काम पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता, तो वो एक नेगेटिव कमेंटिंग का भी एक सिलसिला बड़ा ज़्यादा शुरू हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ किसी पोस्ट पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए हों? हाँ बिल्कुल। अब मेरे शुरू में कुछ आर्ट वर्क्स थे जो कि मैंने शादी रिलेटेड बनाए थे, कि फॉर एग्जांपल कि एक हमारे वहाँ एक डाउरी का सिस्टम है और ये सब चीजें हैं, तो उसमें यूजुअली होता था कभी कभार कुछ मेल्स होते थे जो इस तरह कमेंट कर देते थे कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो मैं उनकी सुनती भी थी, मैं उनको बोलती भी थी आप चिल करें, क्योंकि ये सब चीजें होती हैं हमारे माशरे में। लड़कियों के साथ शादी से रिलेटेड, डाउरी से रिलेटेड और रिश्ता सीन जो प्रॉपर एक कल्चर बना हुआ है, तो होता है, सबके साथ होता है। तो वो नेगेटिव कमेंट्स तो नहीं है, लेकिन फिर उसको हाँ टैकल करना चाहिए। जरूरी नहीं हर किसी को आप रिप्लाई करो बैठ के। हाँ बिल्कुल ठीक है। और आप जो जिस तरह का आर्ट वर्क कर रही हैं उसकी ज़रूरत है, आप करती रहें इसी तरह से और इसी तरह से छाई रहें आप। तो जिस तरह से आपने डिफरेंट जो है नेशनल इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके साथ काम किया है, यूनिसेफ है, वाटर एड है, स्पॉटिफाई है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यूनिसेफ के साथ मैंने फर्स्ट इंटरनेशनली काम करा था और उनके साथ पे मैंने 2 साल काम किए और उनको भी मेरा काम बहुत पसंद आया था। और फिर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इंस्टाग्राम एक इतना अच्छा एक पावरफुल टूल है कि वो वहां तक चला गया। मैं समझती सिर्फ पाकिस्तान के लोगों तक मेरा आर्ट महदूद है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनली ग्रो करता रहा। और इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स इनके अलावा भी मैंने इनके साथ काम करा है। तो अब बस काम चल रहा है और इंशाल्लाह इसको मैं आगे और ग्रो करने का मेरा इरादा है इंशाल्लाह। तो फ्यूचर गोल्स हैं क्या, इसी में ही मजीद आगे करना है या फिर कुछ डिफरेंट भी सोच रही हैं? नहीं, बिल्कुल इसको ही आगे लेके चलना है इंशाल्लाह। बहुत भी प्लान्स तो सभी करते हैं, अपना स्टूडियो खोलूं, एक इलस्ट्रेशन का स्टूडियो हो लाइक प्रॉपर, और इसको ही आगे फ्लरिश करूं, एनिमेशन सीखूं, क्योंकि आप देखें मेरी इलस्ट्रेशंस में रील्स होती है, उसमें हल्की फुल्की सी एनिमेशन होती है, तो मैं चाह रही हूँ उसको और ज्यादा फ्लरिश करूं, उस पर और ज्यादा मेहनत करूं और इंशाल्लाह अपना स्टूडियो खोलूं एक दिन इंशाल्लाह। और इस सारे जर्नी में वास्फा किसी को मेंशन करना चाहेंगे जिसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इस सारे सफ़र में आपके साथ ज़रूरी भी रही और बहुत शुरू से अब तक रही, कोई फैमिली या फ्रेंड? बिल्कुल, मेरी फैमिली स्पेशली माय पेरेंट्स एंड माय हस्बैंड, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो हमेशा पुश करते रहे कि करो करो। वो भी पढ़ रहे होते थे बुरे कमेंट्स, लेकिन कहते थे इग्नोर करो, तुम बस काम करते रहो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तो स्पेशल शॉट आउट टू देम कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया इस चीज के अंदर। और बस यही है, वो ऐसे ही आगे साथ देते रहे इंशाल्लाह और भी अच्छा आर्ट वर्क बनाऊंगी मैं। ठीक है। और ज़बरदस्त वास्फा, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से छाई रहें, इसी तरह का काम करती रहे और अगला शो के लिए भी बनाना है, वो भी हम फिर उस पर भी आपसे दोबारा से भी बात करेंगे और वो हम चलाएंगे। बहुत शुक्रिया वास्फा कमाल, एक बाकमाल आर्टिस्ट हमारे साथ थी, ज़बरदस्त किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और इलस्ट्रेटर है। क्या काम कर रही हैं वो आप सबके सामने ही है। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब जरा कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं और बात करते हैं T20 के बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज भी जीत ली है और न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 84 रन से शिकस्त दी है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का यह कहना है कि फ़हीम अशरफ और नसीम शाह ने बेहतरीन बैटिंग की, हमारी कारकर्दगी मायूस कुन रही और हमारे जो बॉलर्स हैं वो स्विंग नहीं कर सके। कीवी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। फ़हीम अशरफ ये कहते हैं कि जीत के लिए ज़ाती अहदाफ पसे पुश्त डालना होंगे, जबकि सीरीज का तीसरा मैच आज रात 3 बजे खेला जाएगा। इस पर हमने करनी है मजीद बात और हमें ज्वाइन कर चुके हैं नन अदर देन डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हूँ? आपको भी शुभ बखैर और आपको बिलेटेड ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। सर ये अब क्या करना है? T20 की अभी वो 4 शिकस्तों का हमारा जख्म नहीं भरा था कि वनडे सीरीज भी हम हार गए हैं और ये जो हमारी शिकस्तों की सीरीज चल पड़ी है, इसकी क्या रीजन देखते हैं, क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी की कमी है पाकिस्तान क्रिकेट में। बार बार तब्दीलियां, बार बार फैसले तब्दील हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट एक मकाम पर खड़ी है। अब आप देखें 2025 में जो हमने 15 मैचेस खेले, उनमें से हम हर फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ 13 मैच हारे हैं, 12 मैच हारे हैं, 3 मैच से जीत पाए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है, चाहे वो टेस्ट चाहे वो T20 हो। हमारी कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के जवाल और की तरफ गामजन है। तो इसकी जिम्मेदारी है कि मुस्तकिल मिजाजी की कमी, जो मैंने शुरू में कहा, कंसिस्टेंसी नहीं है, खेल रहे हैं। अब आप इसका कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी जो दूसरा वनडे हुआ हैमिल्टन में, ओपनिंग प्लेयर्स आजमा चुके हैं। 986 वनडे पाकिस्तान खेला है 11 फरवरी 1973 के बाद से, और दुनिया में सबसे ज्यादा 177 ओपनिंग प्लेयर्स हमने आजमाए और इन 177 ओपनिंग प्लेयर्स में से 4 ऐसे हैं कि जो 50 से खेले, बाकी कोई 30 खेले, कोई 40 खेले, कोई 5 खेले। तो और डिफरेंट हो गए न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी जो 5 मैचेस हुए इन मैचेस में। तो आप अंदाजा लगा लें, उससे पहले को आप मिला लें तो गुज़िश्ता 5 मैचेस में हमने 5 डिफरेंट ओपनिंग प्लेयर आजमाए वनडे मैचेस में। तो आप इससे अंदाजा लगा लें, इसमें भारत का मैच भी शामिल है जो दुबई में हुआ, जिसमें इमामुल हक ने इनिंग्स ओपन की थी पाकिस्तान की जानिब से, और देखते हैं कि क्या होता है। बाबर आजम के साथ उन्होंने इनिंग्स ओपन की थी। तो मिर्जा साहब, आपको क्या लगता है ये कुरानदाजी कब फाइनल होगी? आपने बताया कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर लिए, तो कब फाइनलाइज होगा और मौजूदा कॉम्बिनेशन चल सकता है या नहीं चल सकता, इस पर जो है डिसाइड किया जाएगा, या फिर वेट करते रहें? आपने कि पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए दुरुस्त लोगों का इंतखाब होना चाहिए जो क्रिकेट को सही तरीके से चला सके। अब आप देखें ना कि वहाब रियाज सबसे पर्दा रह के शॉट्स खेले, तो एक आदमी अगर बहुत सारे हैट्स अपने सर पे सजा लेगा तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदे के बजाय नुकसान ही होगा। तो ये चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को। अब मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से आवाजें आ रही हैं कि नकवी साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को संभालने में नाकाम रहे। इसमें कोई शक नहीं कि वो मुखलिसाना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं दे पा रहे, और जो पर वो कर रहे हैं वो बजाय इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरी के लिए काम करें। तो अब देखते हैं कि हालात कब तब्दील होते हैं। अब उसके बाद अभी तो PSL में हम लोग गुम जाएंगे, 11 अप्रैल से PSL हो रही है, सब अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ रही है T20 खेलने, उसको भी हम हरा देंगे, फिर खुशी के गाने बजाएंगे। उसके बाद एशिया कप है, एशिया कप में हमारी सलाहियतों का इम्तिहान होगा। देखें क्या होता है पाकिस्तान क्रिकेट में। सही है। और जिस तरह से फ़हीम अशरफ ने बड़े अरसे बाद रन्स बनाए हैं और फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, वो ये कह रहे हैं कि जिस जीत के लिए ज़ाती अहदाफ पसे पुश डालना होंगे, तो क्या टीम में इतनी नाकामियों के बाद भी आपको लगता है कि हर कोई अपना हदफ पूरा करने में है? ये राना फ़हीम अशरफ साहब ने सही निशानदेही की है। इसका मतलब ये है कि खिलाड़ी बजाय पाकिस्तान के लिए खेलने के अपनी जात के लिए खेलते हैं, अपने रन बनाते हैं, और उन्होंने इसी जानिब इशारा किया है कि जाती अहदाफ को आपको खत्म करना होगा। तो अब देखते हैं, खिलाड़ियों को चाहिए ना कि परफॉर्म करें। हमारे खिलाड़ी यहाँ पाकिस्तान की बेजान विकेटों पर, जहाँ गेंद टखनों से थोड़ी ऊपर आती है, यहाँ तो रन के अंबार लगा देते हैं। फिर हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी में विकेट्स बनाई वो भी ऐसी थी, बैटिंग पैराडाइज थी,
जिन पे रन स्कोर हुए 300 350 रन स्कोर हुए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हम न्यूजीलैंड गए तो हमारे खिलाड़ी डांस करते हुए नजर आए। आप देखें, रिप्ले देखें कि उनको गेंद समझ ही नहीं आ रही थी, इतनी स्विंग हो रही थी, इतनी सीम हो रही थी, इतना बाउंस था। तो हम बाउंसी विकेट्स पर जब जाते हैं सेना कंट्रीज, जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, वहां जाकर हम बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा ना, क्रिकेट को लोग जो चला रहे हैं वो देखेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में किस तरह की पिचेस बनेंगी। अब आप देखिएगा PSL में ऐसी पिचेस बनेंगी कि रन्स के अंबार जब इंटरनेशनल क्रिकेट आते हैं फिर हमें तो मिर्जा साहब, जिस तरह से अभी हमने बात की है, आपको लग भी रहा है कि कोई जाती अहदाफ के लिए भी कोई खेल रहा है? मतलब परफॉर्मेंस तो कहीं भी नहीं है, परफॉर्मेंस तो जीरो है। शायद बाबर आजम के ऊपर ज्यादा तनकीद हो रही है, कुछ थोड़ा बहुत वो अपने लिए। मेरी आवाज आ रही है? जी मिर्जा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मुझे आवाज आ रही है, आपकी रुक आ रही है जी। तो आपको लग रहा है कि फिलहाल कोई अपने जाती टारगेट के लिए, कोई जाती अहदाफ के लिए भी कोई खेल रहा है टीम में? हमें तो नहीं नजर आ रहा, वरना परफॉर्मेंस तो नजर आए। चले अपने लिए भी खेलें, कुछ परफॉर्म तो करें फिर भी। आपने सही कहा। अब मसला यही है ना कि खिलाड़ी इनसिक्योर है, कि बस वो कहते हैं कि हम अपनी जगह पक्की कर लें। अब हम डिफरेंट लोगों को आजमाते हैं। अब तैयब ताहिर को हमने 10 वनडे इंटरनेशनल मैचेस दे दिए, 148 रन मजमूई तौर पर उन्होंने बनाए और उनका हाईएस्ट स्कोर 38 है, लेकिन हम खिलाए जा रहे हैं। तो हम पसंद नापसंद की बुनियाद पर अगर टीम का इंतखाब करेंगे तो यही हाल होगा। अच्छा, और आपको क्या लगता है इसी वजह से जो ओपनिंग पेयर है वो भी अभी तक कोई हमारा बन नहीं पा रहा और चल नहीं पा रहा? देखिए ना, साइम अयूब के अनफिट हो जाने के बाद पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बड़ा डिस्टर्ब हो गया और फखर जमान भी अनफिट है। तो हम मुख्तलिफ ओपनिंग पेयर, हमने तो सऊद शकील को भी एज एन ओपनर आजमा लिया, बाबर आजम को भी आजमा लिया। अब अब्दुल्ला शफीक वापस आए हैं, 3 मैचों में उनके 2 मैचेस में सिर्फ 37 रन हैं। तो हम कहाँ क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बैकअप टैलेंट है, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट किस समझ जाती है। सही है। तो मिर्जा साहब, आपको लगता है कि हम जिस तरह से हमेशा देखते हैं कि PSL आता है फिर हम भूल जाते हैं, और हमारे शायद प्लेयर्स भी भूल जाते हैं कि वो क्या परफॉर्म पहले कर रहे थे, PSL आता तो अच्छी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस वो भी देते हैं, तो अब उसके लिए हम रेडी हो जाएं फिर? बस अब सब्र करें, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। और PSL में जो है वो रन्स के हम अंबार लगाएंगे, फिर सब कुछ भूल जाएंगे कि अगर बाउंसी ट्रैक है तो वहां पर किस तरीके से परफॉर्म करना होता है। यहाँ पर तो आपको ऐसा ट्रैक मिलेंगे कि गेंद बल्ले पर आएगी। और आप देखिएगा, मेरी बात नोट कर लें कि रन्स के अंबार लगेंगे PSL में, T20 क्रिकेट में। सही है। और PSL 10 का जो एंथम है वो को खास पसंद नहीं आया, शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर सका। क्या रीजन लगती है आपको, और आपको कैसा लगा? देखें, PSL का एंथम ऐसा ही क्रिकेट में क्या के पहले अच्छे गाने गाए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पॉप सिंगिंग हो रही है PSL में। चाहे अली जफर हो, नताशा बेग हो, उनके अलावा तलहा अंजुम और अबरारुल हक, इन चारों को उसमें रखा गया है। लेकिन इस मतलब बड़ा मायूस किया। मादी में अली जफर ने अच्छे एंथम, अच्छे गाने गाए हैं, उसके अलावा फवाद खान ने भी बड़ा अच्छा गाया, नसीबो लाल भी गा चुकी है, लेकिन इस मतलब मजा नहीं आया। और आयमा बेग भी गा चुकी है और उनके साथ एक और जो गुलकार थे वो भी गा चुके हैं, लेकिन इस मरतबा वो। और आप देखें, अली तरीन ने तनकीद की है मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है, उन्होंने कहा कि कौन सा एंथम बना लिया, एक ही गुलकार से अली जफर, लेकिन अली जफर का एक बड़ा नाम है। और इस तरह का गाना के धूम धाम हो रही है क्रिकेट में, किस तरह से होता है ये तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत फास्ट उसका म्यूजिक है, बहुत फास्ट ट्रैक है। अब देखते हैं कि जब मैदानों में बजता है तो लोग क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। चले सर, गाना फास्ट हो जाए, प्लेयर्स तुम्हारे हैं नहीं फास्ट, तो गाना ही फास्ट हो जाए, नहीं सोचा होगा। जाते जाते मिर्जा साहब, जरा अपने फैंस को बताएं, वो जानना चाहते हैं कि PSL में भी ट्रांसमिशन आपकी देख सकेंगे वो? हाँ, इंशाअल्लाह ताला। एक्सप्रेस न्यूज तो हमेशा जोश जगा दे, लोगों का जोश जगाता है एक्सप्रेस न्यूज। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 11 अप्रैल से PSL शुरू होगी। अभी हाल ही में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है, तो जोश जगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप फिक्र ना करें, और खासतौर पर रात के वक्त जोश जगाएंगे 11 से 12 इंशाल्लाह। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे प्लेयर्स का भी जोश जाग जाए। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपनी क्रिकेट की जो बड़ी ही बुरी सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर कुछ ही देर में वापस आते हैं।
मैं कहीं खो ना जाऊं दूर तुमसे, हो ना जाऊं मानती जिंदगी तुम्हें मैं। हाँ मैं कहीं खो ना जाऊं दूर तुमसे, हो ना जाऊं मानती जिंदगी तुम्हें मैं। जबरदस्त जनाब, आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे साथ आज कौन मौजूद है और किससे आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं। पाकिस्तान की पहली फीमेल रैपर ऐश रोहान से, जिन्होंने रैप म्यूजिक के साथ अपनी एल्बम जारी करने का फैसला कर लिया और ऐश की नई एल्बम ड्रीम्स टू रियलिटी रिलीज होने को तैयार है और पहला गाना जाने जाना जल्द यानी कल ही रिलीज होने वाला है और इस साल वो दोबारा लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए नामजद भी हुई हैं। मजीद बात ऐश से ही कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ऐश, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। और जी ज़बरदस्त अपना एल्बम रिलीज आप करने जा रही हैं, ड्रीम्स टू रियलिटी। कैसे इस वक्त जज्बात है, एहसासात हैं? आई एम सो एक्साइटेड। मैंने इस एल्बम पे बहुत मेहनत की है और ये समझ रहे हैं कि 1 साल लग गया मुझे ये एल्बम कंप्लीट करने में। अच्छा। क्योंकि लिरिक्स भी मैंने अपने सारे इस एल्बम के खुद लिखे हैं, कंपोज भी मैंने खुद किया है और एक आर्टिस्ट जो होता है उसके जो गाने होते हैं उसके बेबीज़ की तरह होते हैं। तो आप अच्छा जो कंटेंट आप निकालते हैं ना वो तभी निकलता है जब आप उसके ऊपर उसको टाइम देते हैं और उसको आप लिखने में प्रॉपर उसकी प्रोडक्शन में जो है आप कोई कसर नहीं छोड़ते और आप कहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट अपना दे सकें। ज़बरदस्त। और ये बताएं कि जो आपकी अब ये जो एल्बम है इसमें टोटल कितने सॉन्ग्स हैं? इसमें 9 सॉन्ग्स हैं और कोलैबोरेशन भी है डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ, जिसमें से एक कोलैबोरेशन मेरी इंडिया के एक आर्टिस्ट है उनके साथ भी है और सनी खान दुरानी के साथ है, मोजी के साथ है और डिफरेंट आर्टिस्ट है उनके साथ है। सो आई एम सो एक्साइटेड, मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि यार मतलब एल्बम एक आ रहा है मेरा सुबह। हाँ, और कल रिलीज जी कल पहला गाना हम इसका रिलीज करेंगे, जाने जाना। तो वो भी बहुत प्यारा गाना है और वो भी मेलोडी है। अच्छा, इस एल्बम में सब कुछ रैप नहीं है। मैंने इसमें डिफरेंट ऑडियंस के हिसाब से डिफरेंट गाने जो हैं वो बनाए हैं ताकि हर बंदा रिलेट कर सके। ज़बरदस्त। तो फिर हम चाहेंगे ज़रा हमें जाने जाना आप थोड़ा सा गा कर सुनाएं। जी बिल्कुल। तो फिर हम भी इंजॉय करें इसको रिलीज से पहले ही एक्सप्रेसो से। यस श्योर। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत गाना है भाई। जाने जाना मैंने आपको पहले ही बता दिया, सुपर डुपर हिट होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके लिरिक्स भी आपने खुद लिखे? जी मैंने खुद लिखे हैं। खुद ही कंपोज किया और ये मैंने किसी स्पेशल बंदे के लिए लिखा था। अच्छा। ऑल अबाउट माई फीलिंग्स। मैं अपने गानों में सब कुछ वो लिखती हूँ जो मैं फील करती हूँ, जो मैं स्ट्रगल करती हूँ, जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस है वो सब मैं अपने गानों में लिखती हूँ। ज़बरदस्त। ये जिस खास के लिए आपने लिखा है ये बहुत ही स्पेशल उसके लिए भी बाकी लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और भाई दूसरी बार लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए नामजद हो गई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अभी तो एक्साइटेड हूँ, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। क्योंकि मेरे साथ जो आर्टिस्ट है जिनके साथ मतलब एक OST है ना ये ड्रामे की, तो वो बाबर मंगी है। ओके। तो वो भी बहुत अच्छे रैपर हैं, बहुत अच्छे रैपर हैं और उनका काम भी मुझे बहुत पसंद है और मैं उनके साथ नॉमिनेट हुई हूँ तो अच्छा है ही। मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह बेस्ट होगा। के लेवल का अंदाजा कर सकती हूँ। एक तो जनाब एल्बम रिलीज हो रहा है, दूसरा लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए नामजद हो गई हैं और ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं। अगर हम आगाज़ से बात करें ऐश, तो जब करियर आपने म्यूज़िक जो है जब से आपने स्टार्ट किया और आपने सोचा कि आपने गाना गाना है, तब से लेके अब तक डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े होंगे और ख़ास तौर पर ये जो एल्बम है इसकी रिलीज़ के लिए क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? अच्छा, पहली तो बात ये कि बहुत सारे चैलेंजेस आपको जो है वो फेस करने पड़ते हैं एज अ फीमेल इस मार्केट में, इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में, कहीं भी। काफ़ी आपको ना मुझे लगता है कि मेल पर्सन से ज़्यादा फीमेल को मेहनत करनी पड़ती है। हार्डवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा फीमेल के लिए जो है ना अपना नाम बनाने के लिए जो है ना वो ज़रूरी होता है। तो मैंने जो सबसे ज़्यादा फेस किया वो क्रिटिसिज्म भी बहुत फेस किया मैंने स्टार्ट में, कि मुझे बहुत क्रिटिसिज्म लोगों ने किया कि यार मतलब क्या कर रही हो, ये क्या गा रही हो, मतलब यू नो रैप पहली फीमेल रैपर आप हैं पाकिस्तान। तो रैप जो है वो एक यूनिक चीज़ है और 2016 में तो आई थिंक किसी को पता ही नहीं था कि मतलब रैप क्या होता है, बहुत कम नॉलेज था लोगों को।
तो बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया मैंने, और मतलब सपोर्ट भी मुझे बहुत कम लोगों ने किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, जो मुझे कहते थे ना कि ये कुछ, इसका कुछ हो नहीं सकेगा, इसका कुछ बन नहीं सकेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको बन के दिखाया। आपने साबित किया है, डेफिनेटली आपने किया है। और जो सबसे पहला रैप था वो आपको याद है, वो क्या उसके लिरिक्स थे? हाँ, मुझे याद है जो पहला रैप था, बट वो थोड़ा ये है कि वो थोड़ा ना स्ट्रगल पे मैंने लिखा था थॉट्स, तो मतलब मौत ना देखे उम्र, इश्क ना देखे ज़ात, सुन सुन शायरी में थक गई, अब कर लूँ अपनी बात, बन गई तलवार नज़र, दुनिया को देख के सीख लिया, मुश्किल में बहुत संभाला लेकिन कोई भी काम आया ना, हाथ मिलाने वाला हर कोई अब मेरा दोस्त नहीं, मुश्किल में आए हो। वाह 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 वाह। अच्छा, जो रैप आप लिखती रही वो भी सारा आपने खुद हमेशा अपने लिए खुद लिखा? जी, मैंने सब कुछ अपना आप खुद इतनी लिखा। ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप छोटी सी हैं और आपने कितने काम कर लिए हैं ऐश, और अब आपका माशाल्लाह से एल्बम जो है वो रिलीज होने जा रहा है। फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स है? फैमिली का स्टार्ट में रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जब रैप स्टार्ट किया तब कैसा था? वही ना, वो कहते क्या कर रही हो यार, ये क्या गा रही हो? उन्हें समझ में आ रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मतलब मेरी जो मामा है ना, मैं जब उनके सामने करती थी मुझे कहती थी यार प्लीज सर मत खाओ, साथ कमरे में चली जाओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी नॉलेज लोगों को हो गया, यू नो, अब यंगस्टर्स बहुत रैप सुनते हैं। अभी आपके चाहने वाले भी डेफिनेटली बहुत सारे हैं। कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आपकी तरह, ऐसी लड़कियां जो यंग आपकी तरह रैप करना चाहती हैं और वो आपके पास आती हैं कि जी हमें? बिल्कुल आती हैं, और मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि नहीं मैं इसको क्यों सपोर्ट करूँ, मतलब मुझसे कभी भी कोई भी पूछेगा ना, मैं उसको हमेशा गाइड करूँगी, अच्छा गाइड करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो सब कुछ मैंने फेस किया है, हार्ड वर्क और क्रिटिसिज्म, वो कोई और फेस करे, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि ड्रीम्स जो हैं वो वही आपको जीने का सहारा बनते हैं आपका। तो आई थिंक इस वजह से मैं सपोर्ट करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, और जिस तरह से आपने बताया कि फैमिली को पहले तो वो नहीं था, और थ्रू आउट फैमिली सपोर्ट इस एल्बम की रिलीज़ में, क्योंकि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और घर को भी आप टाइम उस तरीके से नहीं दे पाते, तो वो किस तरह से रही आपके साथ? ऑल राइट, तो मैं, ऐसा है कि मैं अब अपनी मेरी फैमिली को खुद ही समझ आ गई है कि अब इसका काम है, इसने करना है, और अगर इफ़ शी इज़ बिज़ी तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। मतलब मैं अपना एक पूरा मैं ना अपना एक प्रॉपर, ये समझ लें कि एक कमरे में मैं अपने आप को बंद कर देती हूँ, दरवाजे बंद कर देती हूँ, और जब मैंने लिखना होता है तो मैं सबको कहती हूँ भाई साइड पे हो जाओ, मुझे 2 से 3 घंटे किसी ने तंग नहीं करना। क्योंकि आप जब आर्टिस्ट लिखता है ना, तो उसमें अगर कोई उसको इंटरप्ट करता है ना, तो वो चीज़ बेस्ट चीज़ बन के नहीं निकलती जो आप एक अपना प्रॉपर जोन में बैठ के लिखते हैं। अच्छा, और ये तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है, तख्लीक करने के लिए कुछ भी आपको थोड़ा सा सुकून और आपको चाहिए होता है टाइम, तो ये जो लिखने के लिए आपके पास ये सब कुछ आमद होती है आपको, या कुछ सोचती हैं पहले कि यार ये चीज़ है और इसके ऊपर अब मैंने लिखना है, तो वो फिर आप लिखती है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं बस लिखने बैठ जाऊँ तो मेरे दिमाग में कोई भी टॉपिक आ रहा है तो मैंने उसी पे लिखना है। मतलब मुझे प्रोड्यूसर्स बीट्स भेजते हैं, जब उन्होंने पहले से बीट्स बनाई हुई हैं, मतलब बीट्स पे बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो लिख सकते हैं, तो बीट्स भेजने मैं उस पर भी लिख देती हूँ उनकी ही कंपोजिशन के हिसाब से। मुझे कोई टॉपिक दे दे मैं उस पर भी लिख लेती हूँ। अगर मेरे माइंड में कुछ आ रहा है, मैं फील अच्छा कर रही हूँ तो मैं लव सॉन्ग बना दूंगी, मैं बुरा फील कर रही हूँ तो मैं कोई सैड सॉन्ग बना दूंगी। मतलब आई कैन राइट ऑन एनीथिंग, मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि क्या मैंने करना है, कोई मेरे माइंड में रहता है वही लिखना है। आपके बहुत सारे फैंस आपको देख रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि स्ट्रगल करें, क्योंकि स्ट्रगल और हार्डवर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने टाइम का वेट करें, इंशाल्लाह आप भी लाजमी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ऐश रोहान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थी जी। कल गाना रिलीज़ हो रहा है ज़बरदस्त एक्सप्रेसो में, आपको हमने पहले ही सुनवा दिया है। आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है ऐश को, क्योंकि इस तरह के टैलेंटेड आर्टिस्ट बड़े कम ही हुआ करते हैं। इसके साथ ही हम एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, आपका हिम्मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब याद करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। उनकी 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। बर्कले यूनिवर्सिटी से सियासियात की तालीम हासिल की। मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में तदरीस और सिंध हाई कोर्ट में वकालत से करियर का आगाज़ किया। सिकंदर मिर्ज़ा की काबीना का रुकन रहने के बाद अयूब खान की काबीना में वज़ीर तिजारत, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर सनत और वज़ीर ख़ारजा रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आई। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को 1973 का मुतफ़िक़ा आइन दिया। पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी मुमकिन बनाया।
1977 के आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के बाद अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया और उन्हें सितंबर 1977 में नवाब अहमद खान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। 1978 में हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत का हुक्म दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। 4 अप्रैल 1978 को उन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई। आज बहुत सारी तकरीबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की जा रही हैं। गड़ी खुदा बख्श में तकरीब का हमेशा की तरह इनेकाद किया गया है और जो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो शिरकत नहीं कर सकेंगे। उन्हें कोविड हुआ हुआ है और उनकी सेहतयाबी के लिए भी हम दुआ गो हैं। आज उनकी 46वीं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी है उस पर हमने उन्हें याद किया है और एक छोटा सा ट्रिब्यूट उन्हें आज के दिन हमने दिया है। और जनाब इसी के साथ ही एक्सप्रेसो से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात अब पीर को होगी और बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।